हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हमने अब तक क्या पढ़ा, किडनी और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य अंग होता है, उत्सर्जित अंग, वो होता है किडनी। लेकिन इसके अंदर, किडनी के अंदर भी जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है नेफ्रॉन, यानी कि किडनी के अंदर उपस्थित होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उत्सर्जित उत्पाद के निष्कासन के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला टॉपिक आएगा हमारे पास मूत्र का निर्माण, कि मूत्र का निर्माण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, चैप्टर है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इसके अंदर भी आज हम बात करेंगे किसका, मूत्र निर्माण की। किसकी बात करेंगे, मूत्र निर्माण की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, मूत्र निर्माण की। तो सामान्यतः जब मूत्र का निर्माण होता है तो उसके अंदर 3 चरण होते हैं। पहला होता है गुच्छीय निषेधन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है श्रवण। हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को अलग अलग लेके पढ़ेंगे और डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थ्योरी समझेंगे, थ्योरी नहीं समझेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम की सहायता से ही पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो पहले हम इसके अंदर क्या आता है, 3 चरण होते हैं। पहला होता है गुच्छीय निषेधन। क्या होता है, गुच्छीय निषेधन। सेकंड होता है पुनः अवशोषण। क्या होता है, पुनः अवशोषण। और थर्ड नंबर पे आता है क्या, श्रवण। क्या था, श्रवण। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे। पहले पढ़ेंगे गुच्छीय निषेधन, फिर पढ़ेंगे पुनः अवशोषण, फिर पढ़ेंगे श्रवण। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गुच्छीय निषेधन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके, मूत्र निर्माण की। मूत्र निर्माण की बात करते हैं तो इसके अंदर पहला आएगा अपने पास क्या, गुच्छ निषेधन। ठीक है, गुच्छ निषेधन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले आती है अभिवाही धमनिका। ये क्या होती है, अभिवाही धमनिका। ठीक है, क्या है ये, अभिवाही धमनिका। इसके बाद यहाँ पे आएगा ये क्या, अपवाही धमनिका। क्या आएगा, अपवाही धमनिका। ठीक है, तो क्या होता है कि अभिवाही धमनिका जो ब्लड लेके आती है, कहाँ पे आती है, ग्लोमेरुलस गुच्छ, यानी कि गुच्छीय निषेधन। ये क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है ग्लोमेरुलस या फिर गुच्छीय। ठीक है, कोशिकीय गुच्छ। क्या होता है, कोशिकीय गुच्छ। तो क्या होता है कि अभिवाही धमनिका जो होती है ब्लड लेके आती है कहाँ पे, कोशिकीय गुच्छ के अंदर। यहाँ से कुछ पार्ट जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका निषेधन हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। अब वो कैसे होगा, अपने को वही समझना है। लेकिन यहाँ से कुछ पार्ट होता है वो अपवाही धमनिका के द्वारा ले जाया जाता है। अभिवाही धमनिका का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, अपवाही धमनिका की तुलना में। ठीक है, तो क्या होता है कि अभिवाही धमनिका ब्लड लेके आई कहाँ पे, ग्लोमेरुलस गुच्छ और कोशिकीय गुच्छ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब निषेधन होता है तो मुख्य 3 स्तर पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 स्तर की परत बनी हुई होती है। पहली होती है कोशिकीय गुच्छ की उपकला। ठीक है, क्या होती है, कोशिकीय गुच्छ की उपकला। इसके बाद होती है जो बोमेन कैप्सूल है, ये वाला बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल की उपकला। ठीक है, अब क्या होता है कि कोशिकीय गुच्छ की उपकला और बोमेन कैप्सूल की उपकला के बीच के अंदर स्थित होती है क्या, आधार झिल्ली। यहाँ पे स्थित होती है क्या, यह क्या होती है, आधार झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे स्थित होती है क्या, आधार झिल्ली। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो ब्लड का निषेधन होगा वो 3 परतों के द्वारा होगा, कोशिकीय गुच्छ की उपकला, बोमेन कैप्सूल की उपकला और आधार झिल्ली की उपकला के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आ गया। ठीक है, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से ब्लड इतनी अच्छी तरह से निषेधित होता है कि जो केवल रक्त प्लाज्मा की प्रोटीन, किसको, रक्त प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर पूरा का पूरा ब्लड जो होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, किसको छोड़कर, रक्त की प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर पूर्णतः रक्त जो होता है कहाँ पे आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल की जो उपकला होती है ये बहुत ही विशिष्ट होती है। इसको कहा जाता है पोडोसाइट, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल की जो उपकला है इसको कहा जाता है क्या, पोडोसाइट। बोमेन कैप्सूल की जो उपकला जो होती है ये कहलाती है पोडोसाइट, या फिर इसे पदाणु भी बोल सकते हैं।
हिंदी के अंदर, ठीक है। यानी कि बोमन कैप्सूल की जो उपकला है ये क्या कहलाएगी, पोडोसाइट या पदाणु कहलाती है। ये अच्छी तरह से विनिश्चित रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कुछ छिद्र रह जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सिल्ट पोर। क्या कहा जाता है, सिल्ट पोर या खाद छिद्र कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं पोडोसाइट के अंदर, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, खाद छिद्र, ठीक है, या सिल्ट पोर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि किसी स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत प्रति मिनट निषेधित की गई मात्रा जो होती है वो होती है 1100 से 1200 ml। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्या कि प्रति मिनट निषेधित की गई मात्रा जो होती है वो होती है 1100 से 1200 ml, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन सोडियम ब्लड कहाँ पे जाता है, बोमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये हमारी पास प्रोसेस थी क्या, गुच्छीय निषेधन। यहीं पर अपने पास एक और टर्म आ जाती है क्या, GFR। क्या आएगी, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत होती है कितनी, 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर पर डे। अगर यदि हम प्रति मिनट की बात करते हैं तो 125 मिलीलीटर कितना प्रति मिनट, और अगर पर डे की बात करते हैं तो 180 लीटर कितना पर डे। ये क्या होती है हमारे पास, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि हमारे शरीर की जो किडनी है उसके अंदर एक विशेषता होती है कि जो GFR है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में GFR को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। वो क्षमता जो होती है गुच्छीय आसन उपकरण के द्वारा संपन्न की जाती है। यानी कि अगर यदि कभी कभी GFR इतना नहीं, GFR कम हो जाता है तो इसको नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, नियंत्रित किसके द्वारा किया जाएगा, नियंत्रित गुच्छीय आसन उपकरण के द्वारा, गुच्छीय आसन उपकरण के द्वारा। अब ये गुच्छीय आसन उपकरण क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो गुच्छीय आसन उपकरण जो होता है अभिवाही धमनिका तथा अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका के रूपांतरण से बनता है गुच्छीय आसन उपकरण, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ कि जो गुच्छीय आसन उपकरण होता है ये अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका के रूपांतरण से बनता है। अब दूरस्थ संवलित नलिका कहाँ पे है, तो ये है DCT, ठीक है। तो डायग्राम में इधर दूर है लेकिन ये पास पास में होती है। तो दूरस्थ संवलित नलिका के रूपांतरण से अभिवाही धमनिका तथा अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर क्या बनता है, गुच्छीय आसन उपकरण। और इस गुच्छीय आसन उपकरण की सहायता से ब्लड का जो GFR होता है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा कि अगर यदि GFR कम हो जाता है, क्या हो जाता है, GFR कम हो जाता है, GFR क्या हुआ, कम हो गया। जैसे ही GFR कम होगा तो गुच्छीय आसन उपकरण जो होता है रेनिन का स्रावण करता है, रेनिन का स्रावण करता है। और जैसे ही रेनिन का स्रावण करेगा तो क्या होगा, GFR वापस बढ़ा देता है। रेनिन क्या करता है, GFR को बढ़ा देता है। तो हमारे पास अब तक हमने क्या बढ़ाया है, अब तक हमने गुच्छीय निषेधन उपकरण की बात कर ली कि गुच्छीय निषेधन कैसे होता है, ठीक है। तो गुच्छीय निषेधन की बात करते हैं तो अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका जो होती है ब्लड लेके आती है और अपवाही धमनिका लेके जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोशिकीय गुच्छ की उपकला, इसके अलावा बोमन कैप्सूल की उपकला और इन दोनों के बीच के अंदर उपस्थित आधार झिल्ली, यहाँ से ब्लड को निषेधित किया जाता है। और यहाँ पे ब्लड इतनी इसी तरह से निषेधित होता है कि रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर पूर्णतः रक्त बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है कि प्रति मिनट निषेधित की गई मात्रा जो होती है 1100 से 1200 ml होती है। लेकिन GFR वर्गों के द्वारा निषेधित की गई मात्रा की बात करते हैं, GFR जो होता है 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर पर डे होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि GFR कम हो जाता है तो इस GFR को नियंत्रित किया जाता है गुच्छीय आसन उपकरण की सहायता से। अब गुच्छीय आसन उपकरण जो होता है ये अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका के रूपांतरण से बनता है। जैसे ही GFR कम होगा तो गुच्छीय आसन उपकरण क्या करता है, रेनिन का स्रावण करता है। और जैसे रेनिन का स्रावण होगा तो GFR को वापस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि गुच्छीय आसन उपकरण क्या करेगा, रेनिन के स्रावण को बढ़ा देगा। तो ये बात है किसके, गुच्छ निषेधन की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा पुनः अवशोषण, ठीक है। हमारे पास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट आता है पुनः अवशोषण, ठीक है। क्या आएगा, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण की बात करते हैं तो क्या होता है कि वर्क के द्वारा जो निषेधित की गई मात्रा होती है वो पर डे कितनी होती है, 180 लीटर, 180 लीटर पर डे। लेकिन इसकी तुलना में जो उत्सर्जित की जाती है निषेधन की मात्रा वो होती है कि ओनली 1.5 लीटर पर डे।
यानी कि हमारे शरीर के अंदर पर डे जो लीटर निस्यंदन बनता है वो बनता है 180 लीटर पर डे, लेकिन उसके उपरांत भी जो उत्सर्जित मात्रा होती है वो कितनी होती है 1.5 लीटर पर डे, यानी कि इतना कहाँ जाता है। तो इसको लगभग कहने का मतलब ये होता है कि इसको क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण के लिया जाता है। लगभग 99% निस्यंदन का पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। यानी कि 99% निस्यंदन का पुनः अवशोषण हो जाता है। बनता कितना 180 लीटर पर डे, लेकिन उत्सर्जित कितना होता है ओनली 1.5 लीटर पर डे, यानी कि 99% निस्यंदन का पुनः अवशोषण हो जाता है। अब ये अवशोषण जो होता है कहीं पर क्या होता है, सक्रिय विधि के द्वारा होता है और कहीं पर निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है। कहने का मतलब होता है कि कुछ निस्यंदन का जो पुनः अवशोषण होता है वो सक्रिय क्रिया विधि के द्वारा होता है, यानी कि वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कुछ का निष्क्रिय विधि के द्वारा हो जाता है। अब सक्रिय के अंदर कौन कौन से आएंगे, अब कहीं मतलब कि अब कहाँ पे सक्रिय का होगा, कहीं पर कहाँ पर निष्क्रिय होगा, उसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, पीसीटी, डीसीटी, एनएल लूप की अवरोही भुजा और एनएल लूप की अवरोही भुजा के कार्य की बात करेंगे। तो वहाँ पर हम समझेंगे कहाँ पे निष्क्रिय होगा, कहाँ पर निष्क्रिय होगा और किन किन पदार्थ होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि किन किन पदार्थों का सक्रिय अवशोषण होता है और किन पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आएगा अमीनो एसिड, क्या आएगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम, ठीक है। इसके अलावा निष्क्रिय की बात कर लेते हैं तो निष्क्रिय के अंतर्गत आएगा नाइट्रोजनी। इसके अलावा शुरुआत के अंदर जल का अवशोषण भी क्या होता है, जल का अवशोषण, यानी कि नाइट्रोजन और जल का अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय होता है, और अमीनो एसिड और ग्लूकोज का जो होता है सक्रिय अवशोषण होता है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी बात आई है, पुनः अवशोषण की। बनता कितना 180, उत्सर्जित कितना होगा 1.5, यानी कि 99% निस्यंदन का पुनः अवशोषण होता है। अब ये पुनः अवशोषण जो होता है सक्रिय विधि के द्वारा भी होता है और निष्क्रिय विधि के द्वारा भी होता है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम का जो होता है सक्रिय विधि के द्वारा होता है, और निष्क्रिय विधि के द्वारा नाइट्रोजन और जल का अवशोषण प्रारंभिक रूप में जब जल का अवशोषण होता है तो निष्क्रिय ही होता है। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय कहाँ पे कैसे कैसे होता है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे पीसीटी, डीसीटी, एनएल लूप की अवरोही भुजा और एनएल लूप की आरोही भुजा के कार्य के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, स्त्रवण, ठीक है। तो स्त्रवण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि नलिकाएं की जो उपकलाएं होती है उसके द्वारा H+, K+ और अमोनिया का स्त्रवण किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, नलिकाकार उपकलाओं के द्वारा H+, पोटेशियम+ और अमोनिया का स्त्रवण किया जाता है। तो ये क्या करता है कि स्त्रवण का मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्त्रवण जो होता है यह आयनी एवं अम्ल सार संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्त्रवण इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्त्रवण जो होता है H+, पोटेशियम और अमोनियम आयनों का स्त्रवण करता है और आयनी एवं अम्ल एवं सार के संतुलन को बनाए रखता है। तो ये हमारे पास था कौन सा, मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण जो होता है मुझे 3 चरणों में होता है, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण के द्वारा। तो हमने क्या किया, तीनों पॉइंटों को एक एक लेके समझ लिया है। अगर यदि यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो या आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।